साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस बुक पर। साथियों, घटना चक्र पॉलिटी के रिवीजन के अंतर्गत आज क्लास नंबर 5 में हम लोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, महाधिवक्ता और कैग के साथ साथ वरीयता अनुक्रम को रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? ठीक है, देखिए भारतीय गणतंत्र इंडियन रिपब्लिक का प्रमुख, तो देखिए भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राजनीतिक प्रमुख, मंत्रिपरिषद सहित। ठीक है, देखिए तो भारत के गणतंत्र का जो प्रमुख है, अगर हम उसकी बात करेंगे तो वो होता है भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, तो ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए भारत एक गणराज्य है और इसका तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत। अतः भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं वे अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं? सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। ठीक है, तो उनके लिए जो है एक मंत्रिपरिषद है और एक जो है प्रधानमंत्री हैं, मिलकर के इसको जो है कार्य को करते हैं। ठीक है, चलिए इसको आगे देखते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 कहता है। ठीक है, इसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ये अनुच्छेद 53 में है। ठीक है, राष्ट्रपति के कार्यों के बारे में बताया गया अनुच्छेद 53 में। और राष्ट्रपति जो है मतलब कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये 52 में कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? ठीक है, तो भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष हमारा या हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर दिया गया है कि अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। इसका प्रयोग वह स्वयं संविधान के अनुसार मतलब स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष जो है वो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन ये है कि कह रहे हैं कि दो वक्तव्य हैं, एक कथन है और एक कारण है। देखिए कथन को पढ़ते हैं। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित है, ये सही है। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियाँ विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है कि पहले स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो ये सही है कि रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड जो है वो राष्ट्रपति में निहित होता है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। आगे हम बात करें कि प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियाँ, देखिए राष्ट्रपति जो है वो प्रधान सेनापति होते हैं लेकिन वो विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो आंसर होगा सी। ठीक है, ए सही है, आर गलत है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। देखिए कह रहे हैं कि अनुच्छेद 53(2) के अनुसार संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित है, परंतु उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होने की बात कही गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? देखिए दोस्तों, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, परंतु राष्ट्र का नेतृत्व जो है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है, तो आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए देखिए इसको जल्दी से देख लेते हैं एक बार कि भारत के राष्ट्रपति में यद्यपि समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है परंतु वह शासन का मात्र औपचारिक प्रमुख होता है और वास्तविक रूप से शासन संचालन प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, जो कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? देखिए दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट वोटिंग के द्वारा। तो देख लेते हैं इसको आगे। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें राष्ट्रपति के निर्वाचन की,
तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत, सॉरी 55 3 के तहत, जो संविधान का अनुच्छेद 55 है उसके तहत भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, अर्थात जनता राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्यक्षतः भाग नहीं लेती है। तो इस प्रकार ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो कैसा है, अप्रत्यक्ष है, इनडायरेक्ट है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर वही प्रश्न फिर से पूछा गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे देखें तो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होते हैं, ठीक है, देखिए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये सही है। राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, तो ये गलत हो जाएगा। राज्य विधानमंडलों के दोनों सदन यानी कि जैसे विधानसभाएं और विधान परिषद, तो चूंकि विधान परिषद इसमें शामिल नहीं होती है तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये ठीक है, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। तो 1, 3 और 4 सही हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये हमने अभी भी बात कर ली, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, अगर इसकी आगे थोड़ा देख लेंगे हम, 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा अंतः स्थापित। ठीक है, यहां पर एक चीज गौर करने लायक है कि राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य इस निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है। ठीक है, देखिए तो यहां कह रहे हैं कि पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। तो पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए, ये सही लिखा हुआ है। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे, ये भी सही है। ठीक है, राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा। ठीक है, तो यहां पर, ठीक है, तो यहां पर हाँ, निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर वह पद पर बनी रहेंगे, तो ये सही है। जो भी प्रेसिडेंट वर्तमान में हैं उनका नया जो है उम्मीदवार उत्तराधिकारी जब आ जाएंगे तो तब तक वह पद पर बनी रहेंगे। ठीक है, लेकिन ये गलत है, निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर। चूँकि हम मान सकते हैं इस बात को कि निर्वाचक मंडल का अपूर्ण होना यानी कि अगर मान लीजिए किसी राज्य की विधानसभा पूर्ण, या यूँ कहें कि राज्य की विधानसभा बर्खास्त हो गई हो, तो विधानसभा के बर्खास्त होने से क्या होता है कि निर्वाचक मंडल पूरा नहीं होता। तो इस आधार पर आप राष्ट्रपति के चुनाव को स्थगित नहीं कर सकते हैं, और तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो स्थगित नहीं किया जा सकता है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, डी, प्रेसिडेंट के चुनाव को आप स्थगित नहीं कर सकते निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम। ठीक है, देखिए 10 निर्वाचकों द्वारा, 20 निर्वाचकों द्वारा, 5 निर्वाचकों द्वारा या फिर 15 निर्वाचकों द्वारा। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है क्योंकि ये सवाल जो पूछा गया है अगर उसकी बात करें हम तो देखिए चूँकि अब इस निर्वाचकों जो ये यानी कि अनुसमर्थन की बात कर रहे हैं तो उसमें चेंज हो गया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। देखिए राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1997 में यथा संशोधित के तहत भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम 50 निर्वाचकों, निर्वाचित सांसदों एवं विधायकों का प्रस्तावक होना आवश्यक है। साथ ही साथ कम से कम 50 निर्वाचकों, निर्वाचित सांसदों, विधायकों द्वारा इस प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। ठीक है, चूँकि 1997 से पूर्व प्रस्तावकों और अनुमोदकों की संख्या 10 थी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर देना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में, इसलिए यहाँ पर इन्होंने कोई आंसर नहीं दिया है, स्टार मार्क किया है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए,
ये कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि, देखिए दोस्तों, अगर राज्य का मुख्यमंत्री, सिंपल सी बात, विधान परिषद का सदस्य है, जिस राज्य के मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं तो उस राज्य में अगर विधान परिषद एग्जिस्ट करती है और विधान परिषद का सदस्य है तो वह केवल वोट नहीं कर सकता, बाकी विधानसभा का सदस्य है तब तो वो वोट करेगा ही करेगा, ठीक है, और वह इलेक्ट किया गया हो, विधायक हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, ठीक है, तो केवल वह वोट नहीं कर सकता, यानी कि वो एमएलसी हो, ठीक है, एमएलसी अगर वह है तो वह केवल वोट नहीं कर सकता है। तो ये है, चलिए देख लेते हैं। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद के सदस्य मतदान नहीं कर सकते हैं। अतः यदि मुख्यमंत्री इस सदन का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, कह रहे हैं राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे कि राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें, आयु 35 वर्ष हो तो ये जरूरी है, ठीक है। सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, ठीक है। तो ये सांसद चुने जाने की बात जो बोल रहे हैं ये लोकसभा का सांसद हो, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि लोकसभा का सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, ठीक है। देश का नागरिक हो, ये भी जरूरी है, ठीक है। अब देश का नागरिक हो, देश में जन्मा नागरिक ऐसा नहीं बोल रहा है, देश का नागरिक हो, ठीक है। पढ़ा लिखा हो, ये इंपॉर्टेंट ये नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारे राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए जरूरी नहीं है वो क्या है, पढ़ा लिखा होना। ये कितनी अजीब बात है कि हमारे भारत के राष्ट्रपति जो है वो पढ़े लिखे ना हो तो चल जाएगा, ठीक है। चलिए, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, अगर हम बात करें कि एक सांसद या विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, लेकिन उन्हें निर्वाचित होने के यानी इलेक्ट होने के तुरंत बाद ही अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, ठीक है। तो ये बात अगर हम करें कि चुनाव लड़ने से पहले भी सदस्यता, ऐसा नहीं है, ठीक है। अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, बिल्कुल नहीं, तुरंत ही रिजाइन करना होगा। एक सांसद ऐसा नहीं है, सांसद भी चुनाव लड़ सकते हैं और विधानसभा का सदस्य भी चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ कह रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 59(1) के अनुसार यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल का के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है, ठीक है। तो देखिए कौन सा अनुच्छेद है जो कि राष्ट्रपति को दोबारा चुनाव लड़ने के लिए बात कर रहे हैं, तो अनुच्छेद 57, ठीक है। आर्टिकल 57 में ये व्यवस्था की गई है कि कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, ठीक है, तो वह पुनः निर्वाचन का पात्र होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र, अपना रेजिग्नेशन किसको संबोधित करके देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति के नाम संबोधित करके लिखेंगे, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के नाम लिख देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अनुच्छेद 56(1) के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है, ठीक है। यह अनुच्छेद 56(2) में व्यवस्था है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, ठीक है, तो अपने निर्वाचन की तारीख से, ठीक है, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, या फिर अपने पद ग्रहण के दिन से, या फिर निर्वाचित आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो यहाँ पर कोई भारत का राष्ट्रपति जो निर्वाचित होगा वह 5 वर्ष तक अपने पद पर रहेंगे, कब से कब तक, अपने पद ग्रहण के दिन से, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक की अवधि तक पद धारण करते हैं, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, कैसे हटा सकते हैं या किसके द्वारा हटाएंगे? तो भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा के द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा या संसद द्वारा। देखिए दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को हम संसद के द्वारा ही हटा सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 61 के द्वारा ये व्यवस्था है। देखिए, अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया केवल और केवल इम्पीचमेंट के माध्यम से ही हम राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं, और यह प्रक्रिया संसद में चलाई जाएगी। ठीक है, तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है। देखिए, प्रेसिडेंट पर अगर आप इम्पीचमेंट अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है, तो 14 दिन पहले आपको सूचना दे देनी होगी। ठीक है, अब देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है जब संसद का कोई सदन इस प्रकार का आरोप लगाए। संविधान के अनुच्छेद 61(2) के अनुसार ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना के दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया हो। ठीक है, तो 14 दिन पहले सूचना दी जानी चाहिए। इस प्रकार 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए तथा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प भी पारित होना चाहिए। ठीक है, तो ये है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। ठीक है, देखिए, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान 6 महीने के अंदर अंदर भर लिया जाना चाहिए। ठीक है, देखिए, संविधान के अनुच्छेद 62(1) के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। अनुच्छेद 62(2) के अनुसार यदि रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई है तो उसके रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये है, 6 महीने के अंदर अंदर जो है निर्वाचन हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए, यहाँ कह रहे हैं कि यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा। देखिए, राष्ट्रपति का अपने पद पर न रहने की स्थिति में अगर हम बात करें, या यूँ कहीं मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र दे दें या फिर वो हटाए जा चुके हों, तो वो प्रेसिडेंट का जो पद है वो रिक्त हो जाएगा। तो उसके पद के कार्यभार को भारत के उपराष्ट्रपति संभाल लेंगे। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। देखिए, यहाँ पर हम देख लेंगे कि अनुच्छेद 65 के अनुसार, ठीक है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा तथा यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध है राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969। ठीक है, प्रेसिडेंट्स डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन बिल 1969। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ होगी कि प्रेसिडेंट अगर नहीं है तो उनके एब्सेंस में वाइस प्रेसिडेंट देखेंगे, और अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो सीजेआई देखेंगे, और सीजेआई भी नहीं है तो जो भी सीनियर मोस्ट जज या जस्टिस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो प्रेसिडेंट के काम को देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर फिर से वही सवाल है और काफ़ी बार पूछा गया भी है, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। तो ये बात हमने अभी देखी कि जो उपराष्ट्रपति होंगे, मतलब जो उपराष्ट्रपति भी नहीं होंगे अगर, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ये व्यवस्था करके दी गई है कि वो जो है राष्ट्रपति के कार्यों को देखें। ठीक है, और अगर वो भी उपलब्ध नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर मोस्ट जज उनके पश्चात, ठीक है, उस काम को देखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से
किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर यह है कि राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो ये 44वें संविधान संशोधन से ये मामला किया गया है तैयार। अब देखिए इसको आगे देख लेंगे हम। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 74(1) में एक परंतुक जोड़ा गया, जिसके तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया। ठीक है, यानी प्रेसिडेंट को दोबारा से भेजा जाएगा मामला कि आप जो है इस पर पुनर्विचार करिए। ठीक है, तो ये 44वें संविधान संशोधन से 1978 में किया गया था। ठीक है, चलिए ये सवाल बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है, बुलाई जाती है। ठीक है, लेकिन इस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ठीक है, यह देख लेंगे संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जा सकती है। अनुच्छेद 118(4) के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये याद रखने वाली बात है, 108 आर्टिकल में दिया गया है कि प्रेसिडेंट ये बैठक ज्वाइंट सिटिंग को बुलाएंगे। ठीक है, और 118 में ये व्यवस्था है कि लोकसभा के अध्यक्ष उस ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, तो ये 108 118 इस तरह से जो भी तरीका हो याद करने का कर लीजिए, ताकि अगर मैचिंग में पूछा जाए या फिर स्टेटमेंट वाइज या जैसे भी सुमेलित नहीं है कुछ भी करके पूछा जाए तो हम बता देंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर क्या है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। तो ये तो सामान्य सी बात है, लोकसभा में पारित किया गया हो, उसके बाद राज्यसभा में पारित किया गया हो कोई बिल, उसके बाद वो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद क्या हो जाता है, बिल जो है वो एक्ट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो लिखा है जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है, जब सर्वोच्च न्यायालय से केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, हमें पता चल रहा है कि जब राष्ट्रपति उस पर अपना सिग्नेचर कर दे। ठीक है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दें, अनुच्छेद 111 में ये व्यवस्था है। ठीक है, चलिए देख लेंगे इसको एक बार, जरा जल्दी से पढ़ लेंगे। देखिए संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तभी बन पाता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करके अपनी सहमति दे देता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 111 में ये व्यवस्था है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह था, देखिए दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति ने जो वीटो पावर यूज की थी वह केवल और केवल भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक अधिनियम पर यूज किया था। ठीक है, तो इसे देखेंगे एक बार जरा। देखिए यहाँ पर है पेप्सू विनियोग विधेयक के मामले में 1954 में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है, आतंत्रिक अर्थात स्पष्टतः सहमति रोक लेना का प्रयोग किया था, जबकि 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो अर्थात संसद द्वारा पारित विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखना, ठीक है, होल्ड कर लेना का प्रयोग किया। ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो जो है मंत्रिपरिषद की इच्छाधीन होता है, अतः पॉकेट वीटो ही स्वेच्छा से किया गया माना जाएगा, इसलिए सी सही उत्तर है यहाँ पर। ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो जो है वो मंत्रिपरिषद के हिसाब से किया जाएगा और पॉकेट वीटो जो है प्रेसिडेंट अपने आप करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा 1986 वाला। अब देखिए यहाँ पर क्या है, किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है, हमने पढ़ा अभी भी डाकघर संशोधन विधेयक 1986 में, उस पर राष्ट्रपति ने अनिश्चित काल के लिए अपनी सहमति रोक ली थी। देखिए यहाँ पर क्या है, तो अंतर तो समझना ही होगा कि पॉकेट वीटो और एब्सोल्यूट वीटो दोनों ही अलग अलग बातें हैं।
ठीक है। वर्ष 1986 में भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग किया था। उल्लेखनीय है कि जब राष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा पारित बिल को अपने पास असीमित समय सीमा के लिए लंबित रखता है, अर्थात वह इस पर सहमति देने या सहमति रोकने की न तो घोषणा करता है और न ही इसे पुनर्विचार के लिए लौटाता है, तो इसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार पॉकेट वीटो कहा जाता है। ठीक है, तो यह है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? ठीक है, देखिए अपनी स्वीकृति देना और स्वीकृति ना देना, यह अनुच्छेद 111 में व्यवस्था है। ठीक है, संसद द्वारा पारित बिल को जो है, यूँ कहें कि जो हमारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने अगर कोई बिल पास कर दिया है तो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद ही वो एक्ट होगा। तो प्रेसिडेंट अगर सिग्नेचर करेंगे और प्रेसिडेंट अगर वो सिग्नेचर नहीं करेंगे, तो ये दोनों ही बातें जो है वो अनुच्छेद 111 के अंतर्गत की गई हैं। ठीक है, चलिए इसमें देख लेंगे एक बार जरा। देखिए, तो हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा, अथवा विधेयक को धन विधेयक के अतिरिक्त को पुनर्विचार हेतु सदनों को लौटा सकेगा। ठीक है, तो ये 111 नंबर की व्यवस्था को याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए यहां पर है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, अनुच्छेद 123। ठीक है, आर्टिकल 1, 2, 3 में ये व्यवस्था है कि राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस पास करेंगे। ठीक है, देख लेंगे एक बार। भारत संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। इसे संसद के दोनों सदनों या किसी एक सदन के सत्र में न होने के दौरान जारी किया जा सकता है। इसका प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून के समान होता है। राष्ट्रपति किसी भी समय किसी अध्यादेश को वापस ले सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पर एक चीज़ रिमाइंड करें कि सन 1861 में जो अधिनियम आया था, ठीक है, तो जो रेगुलेशन आया था 1861 में, उसमें ये व्यवस्था की गई थी कि गवर्नर जनरल जो है कोई ऑर्डिनेंस पास करेंगे विधान परिषद की अनुमति के बिना। ठीक है, तो वहीं से इसे जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संबंध में भारतीय संविधान में उपबंध किए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पर है। देखिए, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? ठीक है, देखिए भारत के राष्ट्रपति यहाँ पर किसकी नियुक्ति नहीं करते? देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। लेकिन हम यहाँ बात करें अगर उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, बल्कि यह निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो हम ये ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति जो है वो, मतलब प्रेसिडेंट जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगला सवाल देख लेंगे। कह रहे हैं निम्न में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? ठीक है, देखिए भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य के राज्यपाल या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ये सही है। ठीक है, उपरोक्त सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति और अनुच्छेद 148 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं, देखिए भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति का। ये तो सही है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, तो ये यहाँ पर सही आंसर के हिसाब से सही नहीं है। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होने का, देश के किसी भी भाग में आपातकालीन स्थिति लगाने का। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो भारत के राष्ट्रपति को जो है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं वो, और आपातकालीन स्थिति भी राष्ट्रपति द्वारा ही लगाई जाती है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर संविधान असाधारण परिस्थितियों में
राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। तो किसी राज्य का राज्यपाल, देखिए अगर जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो किसी राज्य के राज्यपाल के काम देखे, तो ये व्यवस्था कहाँ है? तो ये व्यवस्था है अनुच्छेद 160 में। ठीक है, अनुच्छेद 160 में ये व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। ये कह रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में कौन सा एक सही नहीं है? राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। आपातकालीन शक्तियां, राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति, ठीक है, इस चीज़ को हम थोड़ा समझ लेंगे। ठीक है, देखिए राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति, तो ये और एक यहाँ पर ये दिया गया है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है, और आपातकालीन शक्तियाँ, ये तीनों ही चीज़ें जो है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत आती हैं। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं, देखिए चूंकि ए और डी को अगर हम देखें तो एक दूसरे को थोड़ा सा क्रॉस कर रहे हैं। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। भारत के राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट के परामर्श को स्वीकार कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। देखिए भारत के राष्ट्रपति जो है वो संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत, ठीक है, 143, ठीक है, आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से किसी विषय पर परामर्श प्राप्त करने की शक्ति है, परंतु उस पर परामर्श को स्वीकार करने की बाध्यता नहीं है। तो यहाँ पर ये ए जो है, ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। देखिए भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, तो यहाँ पर बात करें क्षमादान करे, ये प्रेसिडेंट का अधिकार होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, ये नहीं होता है क्योंकि ये संसद के पास है। ठीक है, संसद के दोनों सदन इस चीज़ के लिए करते हैं काम। आपातकाल की घोषणा करे, ये सही है, और अध्यादेश जारी करे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा बी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना भारत के राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो अगर हम बात यहाँ पर करें, देखिए अनुच्छेद 124 के खंड 4 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ हम समझ में इस चीज़ को समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति के पास सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की शक्ति नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। देखिए संविधान के अनुसार निम्नांकित में से क्या शब्द सह भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? देखिए अध्यादेशों का प्रख्यापन, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना, संसद के सदनों को संदेश भेजना और क्षमादान करना। तो यहाँ पर देखेंगे कि संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना ये राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। ठीक है, बाकी अध्यादेश निकालना और सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करना, इसके अलावा क्षमादान देना भी प्रेसिडेंट की शक्ति है। तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए संसद के सदनों को संदेश भेजना अनुच्छेद 86(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति का अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, संसद के सदनों को संदेश भेजना अनुच्छेद 86(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 72 क्षमादान की राष्ट्रपति की शक्ति, अनुच्छेद 123 अध्यादेश निर्गत करने की राष्ट्रपति की शक्ति और अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो देखिए प्रश्न में जो पूछा गया है, अगर हम देखें, देखिए यहाँ पर अध्यादेशों का प्रख्यापन ये एक शक्ति है राष्ट्रपति की, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना ये भी शक्ति है, और क्षमादान करना ये भी एक शक्ति है। लेकिन संसद के सदनों को संदेश भेजना ये उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। अधिकार और शक्ति यहाँ पर दो अलग तरीके से डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, संदेश भेजना अनुच्छेद 86(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति का अधिकार है। ठीक है, बाकी चीज़ें कहाँ गई हैं, शक्ति शब्दशः शक्ति के रूप में उल्लेखन करते हैं। तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं यहाँ पर, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक विधायी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है, या इनमें से कोई नहीं? देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें
कि राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति कैसी शक्ति है, तो वो एक न्यायिक शक्ति है। ठीक है, देखिए संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा आदि की तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की न्यायिक शक्ति प्राप्त है। ठीक है, तो ये आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे। देखिए दोस्तों, 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। अगर हम देखें यहाँ पे तो देखिए आगे देखेंगे यहाँ पर, देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 3 अवधि तक 1950 से 1952, 1952 से 1957 और 1957 से 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे, जिसमें से 26 जनवरी 1950 को वे संविधान सभा के अध्यक्ष होने के कारण भारत के राष्ट्रपति बने थे तथा 1952 एवं 1957 में वे क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय राष्ट्रपति चुनावों में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। ठीक है, तो पहले और दूसरे नंबर के जो राष्ट्रपति हैं हमारे, अगर हम चुनाव के हिसाब से देखें 52 और मतलब 1952 और 1957 में देखें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही चुने गए थे। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखेंगे हम, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और हम जानते भी हैं, सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो भारत के व्यक्ति के अनुसार 11वें राष्ट्रपति 2002 से 2007 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर हम देख लेंगे एक बार, क्योंकि उन्हीं के निर्देशन में प्रारंभ एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP के फलस्वरूप भारत पृथ्वी, अग्नि जैसी मिसाइलों के विकास के द्वारा इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन चुका है। ठीक है, देखिए भारत के जो 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनको मोस्ट पॉपुलर प्रेसिडेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति भवन को एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया था। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेंगे, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस द्वारा राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था। यह भवन भारत के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है। इस भवन के निर्माण के पश्चात इसे वायसरॉय का आवास या वायसरॉय हाउस के रूप में जाना जाता था। 15 अगस्त 1947 को इसका नाम परिवर्तित कर सरकारी आवास गवर्नमेंट हाउस कर दिया गया। 21 जून 1948 को C राजगोपालाचारी इस सरकारी आवास में निवास करने वाले पहले भारतीय बने। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय से इसे राष्ट्रपति भवन के लिए या राष्ट्रपति भवन के रूप में जाने लग गया। ठीक है, तो ये है। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं यहाँ पे कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। ठीक है, देखिए संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे कि भारत के उपराष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सभी सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जान लेंगे राज्यसभा के सभी सदस्य और लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर के जो है एक निर्वाचक गण बनाते हैं और उससे जो है ये वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इसी से संबंधित है, तो देख लेंगे एक बार। देखिए ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, ये सही है। आगे है, राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो ये सही नहीं है। ठीक है, ये गलत है, पहला सही है दूसरा गलत है, तो आंसर हो जाएगा केवल एक, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पर देख लें एक बार कि राष्ट्रपति की तरह, ठीक है, राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। इनके चुनाव में जनता प्रत्यक्ष भाग नहीं लेती है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा तथा दिल्ली पुडुचेरी विधानसभाओं के सदस्य, निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए तो पहला स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट और
यानी कि कथन और कारण, ये दो चीज़ें हैं। यहाँ पे कथन पढ़ेंगे, यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित है। ठीक है। उपराष्ट्रपति, कारण पढ़ रहे हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो कथन के लिए पर्याप्त सही कारण नहीं है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये तो सही बात लिखी हुई है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है समझने की बात यह है कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति तभी निर्वाचित होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए या राज्यसभा का सदस्य होने के लिए जो है योग्यताएं रखता हो। ठीक है। तो ये अपने आप में सही है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो ये भी सही है। तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम देख लेंगे एक बार जरा। कह रहे हैं क्योंकि अनुच्छेद 66(3) ग के अनुसार उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यताएं होनी चाहिए, जबकि अनुच्छेद 89(1) एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है। अगला देखेंगे हम। देखिए दोस्तों, यहाँ पर समझने की बात है, उपराष्ट्रपति के संबंध में अगर देखें तो वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यताएं रखता हो, और अगर राष्ट्रपति की बात करें तो वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यताएं रखता हो। ये डिफरेंसेस याद रखने हैं। तो यहाँ पर देखिए, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये हम या राज्य परिषद के जो है प्रस्ताव के द्वारा प्रेसिडेंट को हटाने की बात करेंगे। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट को, सॉरी। तो यहाँ पर क्या है, देखिए, संविधान के अनुच्छेद 67 ख के अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद अथवा राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है, के ऐसे प्रस्ताव के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है। किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई प्रस्ताव तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व से दे दी गई हो। ठीक है। प्रेसिडेंट के केस में भी ऐसा ही है और वाइस प्रेसिडेंट के केस में भी 14 दिन पहले सूचना देने का भी मामला है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, केवल राज्यसभा में ही ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ हम बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव की। तो ऐसे प्रस्ताव सिर्फ उपराष्ट्रपति के संबंध में केवल राज्यसभा में लाए जा सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के केस में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वह किसी भी सदन में लाया जा सकता है महाभियोग के लिए, कि या चाहे लोकसभा में लाया जाए चाहे वो राज्यसभा में लाया जाए। ठीक है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में ये काम सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही किया जाना है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है। देखिए, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? ठीक है। देखिए, राज्यसभा की अध्यक्षता की बात कर रहे हैं, तो राज्यसभा की अध्यक्षता सभापतित्व उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। हालांकि ये बात जरूर है कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति हैं, अध्यक्ष हैं, लेकिन वह इसके सदस्य नहीं हैं। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि वे राज्यसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यताएं रखते हैं। ठीक है। सदस्य नहीं होते हैं लेकिन। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। देखिए, प्रधानमंत्री के विषय में, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता है, गलत है। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। ठीक है। तो कौन सा सही है पूछा है, तो यहाँ हम देख लेंगे कि वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वह उत्तरदायी है। ठीक है। संसद के प्रति उत्तरदायी है। वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वह मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। चलिए इसे समझते हैं एक बार। देखिए, तो अगर हम यहाँ पर देखें, भारत के संविधान के अनुच्छेद 74(1) में स्पष्ट उल्लेख है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अनिवार्यतः ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो उस दल का नेता है जिसका लोकसभा में बहुमत है, या ऐसा व्यक्ति है जो अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त करके लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त कर लेगा। अन्य सभी मंत्री राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं। अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है। देखिए, आगे बात करें तो प्रधानमंत्री व्यवहार में राष्ट्रपति के माध्यम से किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। व्यवहार में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? देखिए, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है,
तो भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो केंद्र सरकार के प्रमुख होते हैं, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पे, कैबिनेट का तात्पर्य है। देखिए दोस्तों, कैबिनेट का क्या मतलब है? देखिए, कैबिनेट का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, कैबिनेट स्तर के मंत्री, ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है, जबकि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट स्तर के मंत्रियों सहित राज्य मंत्री, उपमंत्री भी शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल का उल्लेख मात्र अनुच्छेद 352 में, 44वें संविधान संशोधन से है, ठीक है, अनुच्छेद 352 में। तो अनुच्छेद 352 क्या है? ये जो है आपातकालीन स्थितियों से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम। देखिए पांचवा यहाँ पर अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है किसके दायित्वों का? देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री के दायित्वों का जो है प्रावधान अनुच्छेद 78 के तहत किया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखिए 78 में प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान है जिसके तहत प्रधानमंत्री के कर्तव्य होंगे। देखिए, संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करें, ठीक है। संघ के कार्यकलाप के दौरान प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे, और किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री के दायित्व हैं जो कि अनुच्छेद 78 के अंदर दिए गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? देखिए, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो देखिए, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति की अगर बात करें तो वह प्रधानमंत्री के पास होती है। हालांकि राष्ट्रपति जो है केवल नाम मात्र के कार्यकारी प्रमुख होते हैं और वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास होती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है? ठीक है, देखिए यहाँ पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 ठीक है। देखिए एक बार देख लेंगे इसको। ये कह रहे हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति एवं पदच्युत को विवेचित करता है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम देखेंगे यहाँ पे। देखिए, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो राज्यसभा के सदस्य हैं, ठीक है, तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। यही बात सत्य है, ठीक है। बाकी वे निम्न सदन में यानी लोकसभा में बजट पर बोल सकते हैं। वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, दोनों में दे सकते हैं, ठीक है। उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। नहीं, वो राज्यसभा के सदस्य हैं तो इस वजह से भी वो प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य जो किसी सदन का सदस्य हो वह वहाँ बोल सकता है, ठीक है, मतदान कर सकता है, किंतु वह जिस सदन का सदस्य नहीं है वहाँ बोल तो सकता है किंतु मतदान में भाग नहीं ले सकता। अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वास के निर्धारण हेतु लोकसभा में ही लाया जाता है। अतः यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपना वोट नहीं दे सकेंगे। यदि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये कह रहे हैं कि भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? देखिए दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चूँकि मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होता है अतः प्रधानमंत्री भी लोकसभा के प्रति जवाबदेह हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, हमने अभी पढ़ा लोकसभा के प्रति, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर है, देखिए कथन दिया है भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। तो ये गलत है, ठीक है। मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से नहीं बल्कि लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी है, ठीक है। कारण की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य
संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। ये सही है, बिल्कुल सही है। दोनों सदनों के सदस्य जो है में से जो है मंत्री बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? कथन गलत है और कारण सही है, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो कार्यपालिका जो है वो विधायिका के अधीन मतलब अधीन रहकर कार्य करती है, या ऐसे दूसरे शब्दों में कहें कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पे। देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नांकित में से कौन सा एक सही स्थिति नहीं है? तो ये कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे, वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए, अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदवाह का निर्वाह करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि ये बोल रहे हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने पर। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद जब त्यागपत्र देगी, ठीक है, तो भारत में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। मतलब कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद अगर त्यागपत्र दे देगी तो नई सरकार या नई मंत्रिपरिषद बनने तक जो है वर्तमान जो अपदस्थ कह लीजिए अपदस्थ मंत्रिपरिषद है वो काम करती रहेगी नई सरकार बनने तक। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति शासन राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने की स्थिति में केंद्र में राष्ट्रपति शासन लागू होने की कोई व्यवस्था नहीं है। वैकल्पिक व्यवस्था यानी नई सरकार का गठन होने तक वही मंत्रिपरिषद कार्य करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, LPG बोलते हैं इसको। ठीक है, LPG की नई आर्थिक नीति घोषित की गई। तो ये प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा की गई थी। ठीक है, LPG याद रखना है, LPG नरसिम्हा राव द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? ठीक है, देखिए भारत की बात करें तो श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर, ये भारत का आधिकारिक विवरण पत्र होता है। भारत में सरकार द्वारा अथवा उसके किसी मंत्रालय द्वारा किसी विषय पर विस्तृत एवं आधिकारिक विवरण श्वेत पत्र के रूप में जारी किया जाता है। ठीक है, तो व्हाइट पेपर हो गया, इंडिया के लिए व्हाइट पेपर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए, इनमें से किसका सुमेल नहीं है? ठीक है, देखिए जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल को शांतिवन कहा जाता है। LV शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, इनकी जो समाधि स्थल है वो विजय घाट है। इंदिरा गांधी इनकी शक्ति स्थल है और राजीव गांधी की जो है वो कर्म भूमि नहीं है। ठीक है, राजीव गांधी का समाधि स्थल वीर भूमि है, ना कि कर्म भूमि। अगर हम कर्म भूमि की बात करें तो वह कर्म भूमि जो है समाधि स्थल है वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की समाधि स्थल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? देखिए दोस्तों, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर सलाह देने के लिए या परामर्श देने के लिए कौन है? अटॉर्नी जनरल। ठीक है, देखिए इसको समझ लेंगे एक बार जरा। तो यहाँ पर क्या है, अनुच्छेद 76(2) के अनुसार महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी। ठीक है, अनुच्छेद 76(2) के अनुसार। तो यहाँ पर एक चीज़ और है, इसे भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 76(3) के अनुसार महान्यायवादी को अपने कर्तव्य पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। ठीक है, किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन की बजाय हम डायरेक्ट आंसर पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले, देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक हैं। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु वोट नहीं दे सकता, अनुच्छेद 88 में। ठीक है, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है, अतः राष्ट्रपति को उसे पद से हटाने का अधिकार होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? देखिए दोस्तों,
सॉलिसिटर जनरल कानूनी सलाहकार होते हैं। ठीक है, देखिए अटर्नी जनरल के अतिरिक्त भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधि अधिकारी भी होते हैं। इन्हें सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। ये अटर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पर है, देखिए कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। ठीक है, देखिए तो महान्यायवादी तो कानूनी विषयों पर केंद्र सरकार को परामर्श देते हैं, तो ये सही नहीं है। एडवोकेट जनरल महान्यायाभिकर्ता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। देखिए एडवोकेट जनरल का काम है ये। ठीक है, एडवोकेट जनरल जो होते हैं वो राज्य सरकार को कानूनी मसलों पर सलाह देते हैं, इन्हें हम महाधिवक्ता भी कहते हैं। ठीक है, देखिए एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। अनुच्छेद 165(2) प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। ठीक है, और वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। वह राज्य सरकार का प्रथम विधि सलाहकार होता है। ठीक है, यानी कि जैसा केंद्र में महान्यायवादी है यानी कि अटॉर्नी जनरल हैं, वैसे ही राज्य में एडवोकेट जनरल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, देखिए इसको हम कैग कहते हैं, CAG। ठीक है, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। ठीक है, देखिए सभी को एक एक बार नजर मारते हैं। यहाँ देखिए कह रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 151 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। और 151(1)(2) के अनुसार राज्य सरकार के लेखों का परीक्षण कर रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को देता है। ठीक है, चलिए कैग के बारे में हमने जाना। अगला यहाँ पर देख लेंगे इसके बाद, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(3) के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के वेतन एवं सेवा शर्तों के निर्धारण का अधिकार संसद को दिया गया है। अतः संसद ने CAG के वेतन एवं सेवा शर्तों से संबंधित प्रावधानों को वर्ष 1971 में अधिनियमित किया, जिसके अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या वह अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक सेवारत रह सकता है, इनमें से जो पहले हो। ठीक है, तो कार्यकाल कितना हो गया, 6। साथियों अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। देखिए उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, ये सही है। उनका वेतन सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होता है, ये भी सही है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, ये भी सही है। और उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं, ये गलत है। तो यहाँ अगर हम देखें आंसर जो होगा हमारा वो होगा D। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, देखिए संविधान के अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कैग को राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकते हैं, बल्कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है उसी तरह कैग को भी हटाए जाने का प्रावधान होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संसद की लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी PAC, ठीक है, PAC की बैठकों में उपस्थित रहता है। तो PAC का जो अगर हम बात करें उनकी बैठक जब होती है तो उनमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक उपस्थित रहते हैं। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है। संविधान के अनुच्छेद 149 में कैग के कर्तव्य एवं शक्तियां वर्णित हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, देखिए कैग की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी है। तो जो कैग होता है हमारा, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो उसकी टीका टिप्पणी यानी कि जो रिपोर्ट होती है उस पर उचित कार्यवाही करने की जिम्मेदारी हमारे देश की संसद को है। ठीक है, तो आंसर C हो जाएगा। देखिए संविधान के अनुच्छेद 151(1) के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाई जाती है। अतः नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद की होती है। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न है यहाँ पर देखेंगे हम, भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। देखिए दोस्तों, CAG यानी कैग लोक लेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। ठीक है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लोक लेखा समिति की कार्यवाही की मध्यस्थता नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग करते हैं। इस प्रकार से भी इस समिति के मित्र एवं मार्गदर्शक होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर हम देखेंगे, भारत के CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं। तो ये हमेशा लोक वित्त संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। चलिए इसे देखते हैं। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के अधीन सर्वाधिक महत्व का अधिकारी होगा, वह सार्वजनिक धन का संरक्षक होगा। ठीक है, और उसका यह कर्तव्य होगा कि वह यह देखे कि भारत की या किसी राज्य की संचित निधि में से समुचित विधानमंडल के प्राधिकार के बिना एक पैसा भी खर्च न किया जाए। ठीक है, तो लोक वित्त का संरक्षक कौन है? हमारे कैग होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्यों के वित्तीय लेखों का परीक्षण करता है। देखिए दोस्तों, राज्यों के वित्तीय लेखों का परीक्षण कैग के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, चूंकि विकल्प में दिया नहीं गया है तो डी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, केंद्र के साथ साथ राज्यों के वित्तीय लेखों की समीक्षा का कार्य भी भारत के कैग द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। ठीक है, देखिए भारत के उपराष्ट्रपति की बात करें, यहाँ पर हम देखें किससे मिलान होगा भारत के उपराष्ट्रपति का। भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा से मिला देंगे क्योंकि वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो ये जो है लोक लेखा समिति में सदस्य माने जाते हैं। एक तरीके से सदस्य नहीं बल्कि लोक लेखा समिति से संबंधित होते हैं। ठीक है, भारत के महाधिवक्ता की बात करें, ठीक है, देखिए इसके अलावा भारत के महान्यायवादी, इसे पहले मिला लेते हैं। तो भारत के महान्यायवादी की बात करें तो भारत के महान्यायवादी जो है वो लोकसभा की बैठकों में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा भारत के जो महाधिवक्ता होते हैं, ठीक है, इनको महान्यायवादी कहा जाता है और ये उच्चतम न्यायालय में जो है सुनवाई और करते हैं। और भारत के महान्यायवादी जो हैं वो भारतीय सरकार के लिए कानूनी सलाहकार का काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो कह रहे हैं अग्रता क्रम में इनका सही अनुक्रम क्या है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे तो सबसे पहले आएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पर इस प्रश्न की बात कर रहे हैं तो पहले नंबर पर मुख्य न्यायाधीश आ जाएंगे और उसके बाद संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य आएंगे। ठीक है, 2 नंबर, और इसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त आएंगे 3 नंबर, और उसके बाद मंत्रिमंडल के सचिव आएंगे। ठीक है, तो 4 3 2 1 इस तरह से हो जाएगा सी आंसर। ठीक है, देखिए अगर हम इसको आगे एक बार देख लेते हैं तो दिए गए अधिकारियों का अग्रता क्रम इस प्रकार है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और मंत्रिमंडलीय सचिव। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये कह रहे हैं कि भारत के वरीयता क्रम में निम्न में से पहले कौन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो विकल्प हैं उन्हें देखेंगे एक बार। यूपीएससी का अध्यक्ष, ठीक है, अब देखिए यूपीएससी का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, देखिए इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए वरीयता क्रम, ठीक है, देखिए टेबल ऑफ प्रेसिडेंस विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक एवं ऑर्डर से संबंधित है। इस संबंध में वर्तमान अधिसूचना 26 जुलाई 1979 को जारी की गई थी, जिसके अनुसार
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वरीयता क्रम में एक समान 9 क में रखा गया है, जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 14वें स्थान पर और उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर 17वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? ठीक है, देखिए, भारत के महान्यायवादी, भूतपूर्व राष्ट्रपति, चीफ ऑफ स्टाफ्स, लोकसभा का अध्यक्ष। तो यहाँ पर अगर हम देखें, भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? भूतपूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, बी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर अगर हम देखें, देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर वरीयता क्रम क्रमशः इस प्रकार है: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। ठीक है, 1 2 3 नंबर हो गए। राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में। ठीक है, उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति 5 तथा 5 क में उप प्रधानमंत्री यदि हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष वरीयता क्रम में समकक्ष क्रमांक 6 पर हैं। ठीक है, तो इस तरह से हैं, हमें याद रखना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी और वरीयता अनुक्रम के बारे में रिवीजन किया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।